सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। आप जानते हैं कि हमने अध्याय 1 पर वीडियो बनाकर अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले उस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहले पैराग्राफ में हमेशा की तरह जो है एक शीर्षक दिया हुआ है, जो मुख्य रूप से हमें इस पाठ से परिचय कराने वाला है। तो शीर्षक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। ध्यान से समझिएगा और इस पूरे पाठ को पढ़ने के दौरान आप इस शीर्षक को याद रखिएगा। हम ये पढ़ रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। इससे पहले कि ये जो शीर्षक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, मैं इसे शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी जानकारी कोट हमें दिया हुआ है। क्या है ये विचार? हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। मैं आपको बता दूं, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण का हिस्सा है, विचार है, संविधान सभा में जो उन्होंने दिया था 25 नवंबर 1949 को। अब समझते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही बताया गया है कि हमें अब तक के जो हमने पढ़ा समझा जाना, उससे ये अंदाज़ा लग गया होगा कि जो स्वतंत्र भारत है, आज़ाद भारत है, इसका जो जन्म है ना, वो किन किन कठिन परिस्थितियों में हुआ है ना। ये तो हम बखूबी जानते हैं, हमने पिछले अध्याय में भी देखा। हमारे देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जो रियासतें थी, है ना, वो कैसे कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी, अलग होना चाहती थी। पाकिस्तान बना, पूरब में एक हिस्सा, पश्चिम में एक हिस्सा, वगैरह वगैरह। हमने सारी चीज़ों पर खुलकर चर्चा की थी, आपको याद होगा, है ना। और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित हैं। अब ऐसी ही कुछ चुनौतियों की बात करें जिसकी चपेट में आकर के क्या हुआ कि जो अन्य देश हैं, उनके नेताओं ने क्या किया, फैसला ये कि उनके देश में जो लोकतंत्र है, जो गणतंत्र है, उसको अभी अपनाया नहीं जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम लोकतंत्र को कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ। अब समझिए, इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। कौन से नेताओं ने? जिन्होंने ये कहा कि हम अभी अपने देश में लोकतंत्र को नहीं अपना सकते, उसका अनुसरण नहीं कर सकते। वही नेता क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से जो डिस्प्यूट्स है, यानी आपसी मतभेद है और संघर्ष है, इसको बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, उपनिवेशवाद क्या होता है आप बखूबी जानते हैं, है ना। एक देश जब दूसरे देश के संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है वहाँ के, तो आप कह लीजिए कि वो उस देश का उपनिवेश हो गया, है ना। बखूबी हम जानते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। तो उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या हो गई, कायम हो गई, है ना। फिर इसमें यह है कि इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ना कई सारे रूप थे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक ही रूप था विशेष तौर पर। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। तो कहीं पर क्या था कि एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली, ठीक है। दोस्तों, अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो उसकी जो शुरुआत है, जो उसका प्रारंभ है, वो एक वादे के साथ हुआ। वो वादा क्या कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव अगर जमा दिए गए ना, तो फिर उसे बदल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लगभग असंभव के आसपास वाला मुश्किल, समझ रहे हैं आप। सुनिए, भारत में भी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, लेकिन दोस्तों, आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला कर लिया।
नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी गहरी प्रतिबद्धता जो है वो लोकतंत्र से थी, है ना। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सचेत थे, जागरूक थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे दोस्तों, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। समझिएगा इसको इस तरह से कि हर समाज के लिए ना ये फैसला बहुत ज़रूरी होता है साथियों, कि उसका शासन आखिर कैसे चलेगा और कौन कौन से कायदे कानून हैं जिन पर अमल किया जाएगा, है ना। दोस्तों, चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प जो होते हैं ना वो हमेशा मौजूद होते हैं। अगर आप बात करेंगे किसी भी समाज की तो उसमें कई सारे ऐसे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, समूह मिल जाएंगे, जिनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो है ना वो अक्सर क्या होती हैं, अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट होती हैं। ऐसे में दोस्तों हम विभिन्न समूहों के हितों को के आपसी टकराव से भला कैसे निपट सकते हैं, ये एक प्रश्न हमारे सामने है। इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। अगर हम राजनीति के लोकतांत्रिक स्वरूप को चुनते हैं तो वो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर बनकर के सामने आती है। दोस्तों, सत्ता और प्रतिस्पर्धा इसका फैसला करना, और अब देखिए समझिए, सत्ता और प्रतिस्पर्धा तो है ना राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, है ना, कि ये तो होगा राजनीति में, सत्ता भी होगी और प्रतिस्पर्धा भी होगी, कंपटीशन भी होगा। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक गतिविधि का जो उद्देश्य है वो जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। हमारे जो नेता हैं उन्होंने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया, ठीक है दोस्तों। पिछले वर्ष हमने क्या देखा कि जो हमारा संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे वो अब बना, और हमें बिल्कुल ये याद है ना कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों, ये वही संविधान है जो 26 जनवरी 1950 से अमल में लाया गया। उस वक्त दोस्तों देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। फिर संविधान ने नियम तय कर दिए थे। कौन से नियम? कि अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। आप जानते हैं नियम क्या है। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का ही है, लेकिन दोस्तों समझिए, भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद क्या की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। दोस्तों, बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए, आप भारत के आकार को जहन में लाइए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्र होना चाहिए चुनाव और निष्पक्ष भी होना चाहिए। दोस्तों, चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन बहुत ज़रूरी था। फिर मतदाता सूची, यानी कि जिन लोगों को मत का अधिकार प्राप्त है, ऐसे वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी तो आवश्यक था। लिस्ट ज़रूरी होती है ना, आप जानते हैं ना। इन दोनों कामों में दोस्तों बहुत सारा समय लग गया। मतदाता सूचियों को जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो क्या पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से इसमें रह गए। इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी, फलाह की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। दोस्तों सॉरी, ये अल्लाह की बेटी है लिखा है, मैंने गलती से अल्लाह बोल दिया। अल्लाह की बेटी यानी किसी की बेटी, किसी की बीवी, ऐसा अल्लाह फला है ना, ये शब्द है। चुनाव आयोग ने दोस्तों ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया भी जाए। ये दोस्तों अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दोस्तों दुनिया में अब तक हुआ नहीं था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। सोचिए, इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में दोस्तों महज 15% जो थे वो साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी बहुत सोचना पड़ा, है ना। दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया। समझिए, देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव बिल्कुल अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और
अनपढ़ गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में ये चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। इस वक्त दोस्तों लोकतंत्र जो है ना वो सिर्फ धनी देशों में ही कायम था इस वक्त तक। और उस समय यूरोप के बहुतेरे देश ऐसे भी थे जहां महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर आप समझिए कि अमल करना है ना, ये बात जो है ये अमल हुआ और अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज़ नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान का यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र को देखिए। सबसे पहले 1951 में कांग्रेस के द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नज़रिया है। समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर BC रॉय, कामराज नाडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन और गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसे समझिए, मतदान के बदलते तरीके। दोस्तों इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। लेकिन शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। पंजाब के एक पीठासीन यानी पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया है। हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था और इसी जगह पर मुहरबंद लगाना था। यह सारा काम चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज़ या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब कहीं जाकर यह काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी। यह सारा काम मेरे घर पर ही हुआ। शुरुआती 2 चुनाव के बाद यह तरीका बदल दिया गया। दोस्तों अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में EVM का इस्तेमाल चालू हो गया। याद रखिएगा 2004। अच्छा, यहाँ पे ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको लेफ़्ट साइड में, ये वाला, ये लोकसभा के तीसरे आम चुनाव में 13वें आम चुनाव तक इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर का एक नमूना है। ये देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, 1888 से 1958। इनका मूल नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इस्लाम के विद्वान हैं, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता। हिंदू मुस्लिम एकता के ये प्रतिपादक हैं और विभाजन के विरोधी। संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा था कि लोगों ने क्या अपनी राय दी इस चुनाव को लेकर के, है ना। तो समझिए, चुनाव को दोस्तों 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 का समय आया जब अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक के चुनाव हुए, है ना।
दोस्तों बहरहाल इस चुनाव को यहाँ पर ये बताया है कि अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। तो ये बात ठीक है ऐसा कहना कि 1952 का चुनाव है ना। चुनाव अभियान दोस्तों, मतदान और मतगणना के कुल 6 महीने लगे इसको। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। समझिएगा, लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। दोस्तों, सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि समझिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। दोस्तों, 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना बिल्कुल संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। ये बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। अब समझते हैं पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। दोस्तों, पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू भी तो थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने दोस्तों कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनाव दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है दोस्तों, तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इस नक्शे को देखिए, ये नक्शा हमें कांग्रेस के प्रभुत्व को बताता है। ये जो पीला रंग है ये पूरा कांग्रेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो लाल रंग है यहाँ पर नीचे केरल जो लिखा हुआ है, ये केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट है, 1957 से 1959 तक की रही। और ये जम्मू कश्मीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि उससे कुल 16 सीटें हासिल हुई थी। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, जो आज के केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हो गया। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यहाँ एक चुनावी मानचित्र भी दिया गया था जिसको भी हमने देखा है ना। इससे हमें अंदाज़ा लगा कि 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस तरह कदर हावी थी, है ना। दोस्तों, दूसरा आम चुनाव है ना जिसका जिक्र यहाँ पर होता है 1957 में, और तीसरा हुआ कब, 1962 में। इन चुनावों में भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति को बिल्कुल बरकरार रखा और उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी, यानी 10वां हिस्सा भी। दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। हमने अभी केरल को देखा था, है ना। दोस्तों, 1957 में हुआ ये कि केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बन गई। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जीत का ये आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बड़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण दोस्तों कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए समझिए, 1952 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, समझिए। लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई।
सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। आखिर ऐसा हुआ कैसे, आपके मन में भी सवाल होगा। पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब में हमने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था, है ना। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करेंगे तो हमें इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में ना सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। और यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज़्यादा सीटें जीती। मुझे उम्मीद है कि आप बात को बहुत गहराई और गंभीरता से समझ गए होंगे। ये चित्र को देख रहे हैं आप, राजकुमारी अमृत कौर 1889 से 1964 तक की कहानी है। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर ये रही। इसके बाद इसे देख लीजिए, केरल में कम्युनिस्टों की जीत। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इसी पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था दोस्तों जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन पर कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा ही विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। दोस्तों, फिर अगस्त 1959 का समय आया जब अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते EMS नंबूदरीपाद आप देख सकते हैं चित्र में। अब हम पढ़ते हैं सोशलिस्ट पार्टी। समझिएगा दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी की जो जड़ें हैं उनको आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा बिल्कुल जा सकता है जब क्या है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। अब दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। समझिएगा, ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। ठीक है ना। 1948 का जो समय था तब कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। अब ये जो बदलाव है ये इसलिए किया गया था ताकि जो कांग्रेस है उसके सदस्य दोहरी सदस्यता धारण न कर सके। इस वजह से कांग्रेस के जो समाजवादी थे उनको मजबूरन 1948 में अलग होकर के सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल तो नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी भारी निराशा भी हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में छुटपुट सफलता ही मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस और साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी, कौन सी, कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है।
ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। आप यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, डाक टिकट को देखिए। आचार्य नरेंद्र देव 1889 से 1956, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय, बौद्ध धर्म के विद्वान और आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया। दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए, समझिएगा, और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल भी बने, है ना। और हमें ये भी बताया है कि इन दलों में ना किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों दोस्तों, जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप बिल्कुल देखी जा सकती है। अब समझते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को। समझिएगा दोस्तों, सिर्फ भारत की बात करें ना, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दोस्तों दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं, है ना। बहरहाल दोस्तों, बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फ़र्क है, एक बड़ा भारी अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है। कुछ देशों की बात करें, मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया, यहाँ के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। कुछ और देशों जैसे कि म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहाँ पर एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले ही देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। उनके अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ, आप ऐसा समझिए कि ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। आगे बढ़ने से पहले ये डाक टिकट को पहले आप देखिए। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956, जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा, विद्वान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा, 1956 में अपने हज़ारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यहाँ पर क्या जानकारी दी है इसे भी समझिए। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यानी स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है, इसका मैक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक शासन रहा। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। तब इसे नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल थी। मूल रूप से PRI में राजनेता और सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था। दोस्तों, समय बीतने के साथ PRI के संस्थापक प्लूटार्को इलियास कैलस ने इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद नियमित रूप से होने वाले चुनावों में हर बार PRI की ही विजय होती रही। बाकी पार्टियां बस नाम की थी ताकि शासक दल को वैधता मिलती रहे। चुनाव के नियम इस तरह तय किए गए दोस्तों कि PRI की जीत हर बार पक्की हो सके। शासक दल ने अक्सर चुनाव में हेर फेर और धांधली की। PRI के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है।
आखिरकार सन 2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में यह पार्टी हारी। मैक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा। बहरहाल अपने दबदबे के दौर में पीआरआई ने जो दांवपेच अपनाए थे उनका लोकतंत्र की सेहत पर बड़ा खराब असर पड़ा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात पर अब भी नागरिकों का पूरा विश्वास नहीं जम पाया है। दोस्तों, रफ़ी अहमद किदवई 1894 से 1954 उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता, प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री, 1946 में दोबारा मंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री और खाद्य एवं कृषि मंत्री। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। समझिएगा, आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास और उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा भी मिला। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं और फैल चुकी थी। आप ये बात दिए गए मानचित्र में भी देख चुके हैं, है ना। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। अब समझिए कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। दोस्तों, अभी हम ये बात पूरी तरह से पढ़ चुके हैं क्या कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। लेकिन दोस्तों, 20वीं शताब्दी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरुआत की बात करें तो शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी दां, अगड़ी जाति, उछले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ गया। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक और मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विस्तृत हो गया और इसका नेतृवर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिया। कई बार ये भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यमार्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को दोस्तों कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। अब समझिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। 1920 के दशक के शुरुआती वर्षों में दोस्तों भारत के अलग अलग हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। दोस्तों, ये रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी किया कर रहे थे। 1935 से दोस्तों साम्यवादियों ने मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए।
इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला कर लिया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल दोस्तों, आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल ये था कि आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है। क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है या फिर ये आज़ादी झूठी है। दोस्तों, आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार भी करना पड़ा। दोस्तों, 1951 की बात करें तो इसमें साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। अब पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभर गई। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। दोस्तों समझिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी या CPIM नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं। ये चित्र को देखिए, A.K. गोपालन 1904 से 1977। केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी में शामिल और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य सांसद के रूप में विशेष ख्याति, 1952 से सांसद। दोस्तों, हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ली जाती थी। फिर अब देखते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए सिंहासन। यह मराठी फिल्म अरुण साधु के 2 उपन्यासों सिंहासन तथा मुंबई दिनांक पर आधारित है। फिल्म में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली रस्साकशी को दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी को एक पत्रकार दिघु टिप्पणी बयान करता है, जो दर्शकों के सामने एक मौन सूत्रधार के रूप में आता है। यह फिल्म सत्तारूढ़ दल के भीतर चलने वाले सत्ता संघर्ष और उसमें विपक्षी दल की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से बयां करती है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह चलती है। वित्त मंत्री विश्वास राव दभाड़े सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की तिकड़म में लगा है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही मजदूर नेता डिकोस्टा को अपनी तरफ करना चाहते हैं। गुटबंदी की इस लड़ाई में अन्य नेता दोनों धड़ों से सौदेबाजी करने में लगे हैं। फिल्म में पद लोलुपता की इस लड़ाई के साथ मुंबई के तस्करी कारोबार और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन बनते बिगड़ते सामाजिक हालात को भी खूबसूरती से पिरोया गया है। वर्ष 1981। निर्देशक जब्बार पटेल, पटकथा विजय तेंदुलकर, अभिनय नीलू फूले, अरुण सरनाइक, डॉक्टर श्रीराम लागू, सतीश दुबाशी, दत्ता भट्ट, मधुकर तोरड़मल, माधव वाटवे और मोहन आगाशे। अब समझिए गुटों में तालमेल और सहनशीलता। दोस्तों, कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दे दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इसी कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर दोस्तों संतुलन साध कर भी चलना पड़ता है ना। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। दोस्तों, इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी।
दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। दोस्तों, पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण दोस्तों, कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से ना विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर दोस्तों गुटों के बनने से, यहाँ पर बताया है, बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम किया करती थी। ऐसे में दोस्तों अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमज़ोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूँकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। आगे बढ़ने से पहले आप इसे समझिए, भारतीय जनसंघ। दोस्तों, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय में सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। दोस्तों, जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से थोड़ा अलग है, भिन्न है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इसका क्या मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेज़ी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध भी किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। दोस्तों, 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती वर्षों में इस पार्टी को हिंदी भाषा राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। ये देखिए, दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968, 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव, फिर अध्यक्ष, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता। अब समझिए दोस्तों, कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी, है ना। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित भी करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अब बात करते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। समझिएगा दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा,
ऐसा नहीं था ना कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां ही नहीं थी, है ना। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए, है ना। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में हम उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। दोस्तों, इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। दोस्तों समझिए, 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा या विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। दोस्तों, इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। दोस्तों, इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को, आप समझिए, जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोक लिया। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हो रहे हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों, और इसी कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के जो हिस्से हैं उसमें हम देश की राजनीति के अन्य दौर की भी चर्चा करेंगे। ये देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953, हिंदू महासभा के नेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा दिया, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे, कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में मौत। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा, ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों और परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे जल्दी पुनः मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।